सॉल्ट्स वही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, तो उनको एबनॉर्मल या ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बट जो हमने इसके पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यूरिया, ग्लूकोज, शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और ये जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम थ्योरेटिकल फॉर्मूलेज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े वो सब थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड थे, इसलिए हम इनको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी, या थ्योरेटिकल फॉर्मूलेज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दोनों के थ्री नेम्स हैं, एबनॉर्मल बोले या ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। इसी तरह से नॉर्मल या कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमको फाइंड करनी है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो तो नॉर्मल के हैं, तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड करनी पड़ेगी। और फाइंड करने के लिए इन दोनों में रिलेशन हम यूज करेंगे, और इन दोनों का रिलेशन हमें प्रिडिक्ट करता है वेंट ऑफ फैक्टर। और ये जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ये एबनॉर्मल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ही होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मुझे एक चीज बताएं कि जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन से सॉलिड पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होगी, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन? आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसीलिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का ही हमने दूसरा फॉर्मूला भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बट जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, इसलिए वहां हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर का दूसरा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अच्छा मुझे बता सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ मोल सबको पता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मोल मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इनवर्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स, जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स। तो इसी वेंट ऑफ फैक्टर का थर्ड फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बता ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड आएगा या कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड आएगा? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, बिकॉज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स हो गई, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स। और ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना, बिकॉज जो फर्स्ट सेकंड है इन दोनों में ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड है, बट मॉलिक्यूलर वेट में कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व है। और इसीलिए इस पर क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया था, बहुत सिंपल सा। उसने क्वेश्चन में बोला था खुद ने, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट आर गिवन। और बोला था फाइंड
वैन ऑफ मीन्स ओनली ये फॉर्मूला हमने यूज करना था। तो ये क्लियर सबको। अब ये जो वैन ऑफ फैक्टर के फॉर्मूलेज हमने बोले, अच्छा हमने इनकी वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी फॉर्मूलेज में। अब वैल्यू हम यूज कैसे करेंगे, उसके लिए मैं सबसे पूछूं, सब बता सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, मीनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनके लिए वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता। अगर हम 1 मोल शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में भी 1 मोल ही मिलेगा उसका। तो आफ्टर पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस होते हैं। अब ये जो फ्री आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो तो कंबाइंड टर्म है, मीनिंग वो एसिड्स भी हो सकते हैं, एसिड H+ आयन देता है, बेस OH आयन देता है, सॉल्ट तो विटामिन आयन दोनों में ब्रेक होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट अगर लिखा है तो उसका मीनिंग है वो कैन बी एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो वैन ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 ही आएगा उसी फॉर्मूले से। और यहाँ पर अब मैं आप सबसे बोलूं, अगर मुझे इनके लिए एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है वैन ऑफ फैक्टर की,
बोल रहा हूँ मीनिंग बिफोर डिसोसिएशन, तो इनिशियली आयंस जीरो होंगे। अब एक चीज सबको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं डिसोसिएशन के बेसिस पर? टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 100% डिसोसिएशन होता है, वीक के लिए पार्शल होता है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं जनरल इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मीनिंग इसका अल्फा डिसोसिएशन हुआ। उस अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका अल्फा डिसोसिएशन होता है। और अब ये जो अल्फा है, 1 मोल में से अल्फा मोल का डिसोसिएशन हुआ, तो आप सब बता सकते हैं इनिशियली 1 मोल था, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो रिमेनिंग 1 - अल्फा मोल हम बोलेंगे। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है ये सबको पता है मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वही नंबर ऑफ मोल्स को कॉमन ले लें तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा मोल, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो वैन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ही बन जाएगा इनिशियल बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, तो वैन ऑफ फैक्टर विल बी 1 + n - 1 इंटू अल्फा, लिख लीजिए। और ये डेरिवेशन वैसे कोई काम का है नहीं, हमने खाली फॉर्मूला यूज करना है, वो डेरिवेशन मैंने बता दिया, बट हमको याद डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर डिसोसिएशन होता है तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा से फाइंड करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 में n - 1 इंटू अल्फा ऐड होगा, और जब ये ऐड होगा तो वैन ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो जो हमने किया वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और n टोटल नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट है। गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो n है वो सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ही होगा। अब लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि हमने बोला कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बट हमें पता कैसे चलेगा इसकी वैल्यू कितनी है? तो आधे न्यूमेरिकल्स में तो इसकी वैल्यू हमें खुद दे देगा, बट हमें यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी डिसाइड करेगा। जैसे सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, टू टाइप्स के हम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा 100% होता है या 1 होता है, बात एक ही है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा 100% से कम होता है या बहुत कम होता है?
बहुत कम होता है। इन एक्चुअल अल्फा इनका पार्शल होता है। तभी तो सबको ध्यान है कि इसको हम लेते थे 10%, 5%, 15% ही लेते थे, तो वो अल्फा 1 से बहुत कम होता है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना भी पड़ सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स, यही हम बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनके अलावा वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस जो होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस सबको रटे हुए है ना, क्योंकि ये रटे हुए हैं तो ही वीक एसिड बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं मोस्टली, वो 6 ही यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हम यूज करते हैं वो हम 5 यूज करते हैं मोस्टली। और ये सबको ऑलरेडी रटे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड सबको रटे हुए हैं, HClO4, HIHBr, H2SO4, HClHNO3। और स्ट्रॉन्ग बेसिस और इजी है, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सबको रटे हुए है ना। तो HClO4, HIHBr, H2SO4, HClHNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 यूज करते हैं, सबसे मैं बोलूं अल्फा की वैल्यू 1 यूज करते हैं, तो वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? हेलो। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा में, तो 1 पुट कर दे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैंट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल आएगा? एन के इक्वल। लेकिन वीक के लिए आ सकता है कि कभी ये नहीं आ सकता, तो ये ध्यान रखेंगे वीक के लिए अल्फा गिवन ना हो तो हम उसको कभी 1 अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका तो बहुत कम होता है 1 से। और ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसको भी न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करना होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा गिवन ना हो तो हम बैंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं, मीनिंग सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस के इक्वल। अब इसी पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन भी पूछता है, जहां हमने ये जो पढ़ा सारा वेंट फैक्टर हम फाइंड कैसे करेंगे, चेंजेस कैसे कर सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कंपटीशंस में आ चुके हैं। तो मैं अगर सबसे पूछूं कि K2SO4, पहली चीज तो बताइए स्ट्रॉन्ग है वीक है? सॉल्ट है। सॉल्ट सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका अल्फा 1 गिवन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 1 ही लेना है। और 1 होगा तो इसके वेंट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो एन के इक्वल, और ये ब्रेक होगा तो 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन देगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 3। तो I इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 3 हम बोल सकते हैं वैंट ऑफ फैक्टर, सिंपल सा लिख भी लेना साथ में। और इसी तरह से अगर बोलो कैल्शियम फॉस्फेट का वैंट ऑफ फैक्टर, तो कितना होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का वैलेंसी फैक्टर, तो 5 हो जाएगा। 3 कैल्शियम आयंस में ब्रेक होगा, 2 फॉस्फेट आयंस में ब्रेक होगा, तो वैंट ऑफ फैक्टर विल बी 5 इक्वल्स टू n। जो पहली चीज तो इसका नेम क्या है? क्या है, मर्क्यूरिक या मर्क्यूरस? मर्क्यूरस Hg2 लिखा है। Hg लिखा होता ओनली तो मर्क्यूरिक होती,
और मर्क्यूरस आयन जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बट इन एक्वस सोल्यूशन Hg+1 जो होता है, सबको पता है, डी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, ये अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए Hg2+2 जो होगा वो ब्रेक होता है Hg2+2 आयन में, मीनिंग ये 1 कैटायन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा, मीनिंग I equals to N means value will be 3। अब ये क्वेश्चन एक बार AIPMT में आया, जहां ओनली इतना सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू ऑफ मर्क्यूरस फ्लाई। बस हमने इसको ब्रेक करना था कि उसको ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट्स तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस में ब्रेक होगा, और ये सबको पता 4 पोटेशियम आयन देगा और 1 कॉम्प्लेक्स आयन देगा फेरोसाइनाइड आयन, तो वेंट ऑफ फैक्टर विल बी नंबर ऑफ आयंस मींस 5 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इसी क्वेश्चन में चेंज करना, अल्फा की वैल्यू 50% है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज पहले बोला, ये सुन ले ध्यान से, कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जो अभी मैंने पढ़ा उसके बाद कि आपने तो बोला था कि सॉल्ट अगर होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फिर उनका अल्फा 50% कैसे हो गया, ये तो 100% होता है, तो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बोनस होगा, तो नहीं होएगा। अगर क्वेश्चन में लगता है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप भी रॉन्ग करना, क्योंकि उसका ऑप्शन अगर हुआ तो फिर वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे, अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा गिवन हो तो उसको यूज करके ही वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है हमने, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, तो इसके लिए अब वेंट ऑफ फैक्टर 5 नहीं होगा, n तो अभी भी 5 रहेगा, अल्फा 50% मीनिंग 50 by 100 0.5, तो वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 3। तो ये सबको क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा गिवन ना हो देन 1 अज्यूम करना है, बट अगर गिवन है तो फिर उसी को यूज करके वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे। अब ये तो हमने फाइंड किया फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेंट ऑफ फैक्टर अब हम आगे से डायरेक्ट फाइंड करेंगे इसी से 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ये सबको क्लियर है, वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना बहुत सिंपल सा है। सेकंड केस लिख लें, फॉर द एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग जब इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन हो तो हम वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे, या एग्जैक्ट वैल्यू, और लिख लें उसी के आगे, वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपके लेस देन 1 आएगा। अच्छा रीजन क्या होगा, क्यों लेस देन बनाता है, क्योंकि एसोसिएशन होता है तो सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं, लिख लें साथ में रीजन, बिकॉज आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन number of solute particles, number of solute particles decreases, number of solute particles decreases। अब देखने से अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे एसिडिक एसिड, अच्छा इसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, हेलो,
डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा? अभी डिसोसिएशन होगा ओनली। क्यों होगा? अच्छा, हमें अगर क्वेश्चन रीजन सुन ली, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि सॉल्वेंट कौन है, तो क्या अज्यूम करते हैं? बेंजीन या वाटर? वाटर अज्यूम करते हैं, और वाटर में एसिड डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन देगा, एसिड आयन देगा। मैंने मेंशन नहीं किया है इन बेंजीन डिसॉल्व किया। तो ये ध्यान रखना। क्यों मैंने ये पूछा बीच में स्टार्टिंग में क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत खतरनाक रख लेते हैं ये पढ़ने के बाद कि एसिडिक एसिड देखते ही एसोसिएशन, फिर ये और बोलते हैं आपने पढ़ाया था। मैंने नहीं पढ़ा। मैंने बोला इन बेंजीन मेंशन होना चाहिए, क्योंकि मेंशन नहीं है सॉल्वेंट कौन सा है तो हम वाटर अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर अभी वाटर ही अज्यूम करना था, लेकिन अब मैं लिखूंगा एसिडिक एसिड या दूसरा बेंजोइक एसिड। इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉरी, तो ये डिसोसिएट होते हैं। बट इन बेंजीन डिसॉल्व करते हैं तो इनका एसोसिएशन होता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन तो ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली तो इनका डिसोसिएशन ही होता है इन वाटर, और वाटर ही पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एज सॉल्वेंट लेते हैं हम। लेकिन इन बेंजीन मेंशन्ड हो तो ये एसोसिएट होते हैं, मीनिंग डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। अब लेकिन इनके अलावा, अब ये हमें दो याद रखने ओनली, बट इनके अलावा कोई और सॉल्यूट हुआ तो फिर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। वो मेंशन करेगा उसमें इस सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है, कैसे करेगा? वो बोलेगा सॉल्यूट एग्जिस्ट एज डाइमर, या एग्जिस्ट एज ट्राइमर, या एग्जिस्ट एज टेट्रामर, या एग्जिस्ट एज पॉलीमर। तो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर बोले तो हमें पता चल जाएगा कि 2, 3, 4 मोल्स एसोसिएट हो रहे होंगे। इक्वेशन, इसके लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो आपके भी वही पहले की तरह नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर एसोसिएशन लाएंगे आपके डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन में। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? तो मैं बोलूं सपोज कोई सर्टेन सॉल्यूट है ए, सर्टेन सॉल्यूट है ए, तो मैं बोलूं अगर ये ए एग्जिस्ट एज डाइमर, तो इसका मीनिंग है इसके 2 मोल एसोसिएट होकर, मींस ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो A2 बनेगा, मीनिंग 2 मोल एसोसिएट होकर। अच्छा, कितने मोल पॉलीमर बना, डाइमर बना रहा है? 1 मोल, के भी कोफिशिएंट होता है मोल दो। अच्छा, मैं अगर बोलूं, अब ये आप बताना, ट्राइमर, तो इक्वेशन क्या होगी? सबसे पूछा क्या होगी? 3A gives A3। अच्छा, टेट्रामर हो तो, और एक ये चीज ध्यान रखो, ये जो भी कुछ बोल रहे हैं, मैंने बोला टेट्रामर हो तो 4A, बाकी आप ही बोल लो, पूरा बोलो, आधा अधूरा नहीं। 4A gives A4, और पॉलीमर हो तो Na gives AN। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि चाहे डाइमर फॉर्म हुआ ए से, इस कोई भी सॉल्यूट से, चाहे ट्राइमर फॉर्म हुआ चाहे टेट्रामर फॉर्म हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड चेंज हो रहे हैं, बट प्रोडक्ट का 1 मोल ही प्रोड्यूस हुआ पॉलीमर का हर बार। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो और ये बैलेंस्ड इक्वेशन शो कर रही है कि n मोल सॉल्यूट एसोसिएट होता है टू गिव 1 मोल पॉलीमर, यही मीनिंग है। अब हमने वेंटर फैक्टर लाना है, तो इनिशियली मीनिंग बिफोर एसोसिएशन, इसके 1 मोल हमने डिसॉल्व किए, तो पॉलीमर के इनिशियली 0 मोल। देन अब यहां पर इसका एसोसिएशन होगा। अब जैसे डिसोसिएशन में हमने बोला 100% भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, तो सेम वैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसकी वो 100% भी हो सकती है और पार्शियल भी। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका बीटा एसोसिएशन हुआ, अल्फा भी ले सकता था बट मैं बीटा ले रहा हूं क्योंकि वेरिएबल है, कोई भी ले। तो बीटा एसोसिएशन मीनिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसका मीनिंग जैसे हमने बोला अल्फा होता है 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, सेम वैसे इसका मीनिंग होता है 1 मोल में से कितने मोल एसोसिएट हुए।
वन में से कितने मोल एसोसिएट हुए, तो कितने हुए, बीटा मोल एसोसिएट हो गए, क्योंकि इनिशियली वन मोल ही ली हमने, बीटा मोल एसोसिएट हो गए। तो अब मुझे बता रिएक्टेंट के रिमेनिंग मोल, बोले वन माइनस बीटा मोल, क्योंकि वन में से बीटा मोल एसोसिएट होता है। अच्छा पॉलीमर के बीटा बाई एन मोल। अब यहां ध्यान समझना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने तो अभी पढ़ा था कि कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, फिर ये तो हुआ ही नहीं, यहाँ कॉफिशिएंट n था, यहाँ 1 था, सब उल्टा हो गया, तो नहीं हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस हुए। कैसे? अच्छा ये बैलेंस्ड इक्वेशन शो कर रही है कि n मोल A प्रोड्यूस करता है 1 मोल पॉलीमर, तो 1 मोल ए कितना प्रोड्यूस करेगा पॉलीमर का, 1 बाई एन मोल प्रोड्यूस करेगा, बट 1 में से हुआ कितना एसोसिएशन, बीटा, ये तो रिमेनिंग है, तो बीटा मोल ए जब एसोसिएट होता है तो प्रोड्यूस भी कितने होंगे, बीटा बाई एन मोल पॉलीमर के। तो ये मीनिंग क्लियर है सबको, ये तो कोफिशिएंट को ही यूज करके हमने बताया कि इसका बीटा मोल कम होगा एसोसिएशन में, तो इसके बीटा बाई एन मोल रिड्यूस हो जाएंगे। तो आफ्टर लिख लेते हो, बस यही मेन था, आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनका सम कर दे, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, बीटा कॉमन लेकर 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 बीटा, और यहां से फिर हम वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ही ला सकते हैं। तो डायरेक्ट हमको फिर से ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कोई काम करनी, तो वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले डिसोसिएशन एसोसिएशन में बस जरा सा डिफरेंस है, वहां 1 प्लस एन माइनस 1 था, यहाँ 1 अपॉन एन माइनस 1, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं इसलिए डिवाइड होगा तो कम ही होंगे मोल, और यहाँ पर जो बीटा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मुझे बता दें, अब ये जो n है हमने बोला इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, और हमने बोला इसकी वैल्यू मेंशन करेगा क्वेश्चन खुद, तो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में सॉल्यूट एग्जिस्ट एज टाइमर, तो बता n वैल्यू कितनी होगी, हेलो, 2 होगी, टेट्रामर के लिए 4, टेट्रामर के लिए एन वैल्यू 4, ट्राइमर के लिए एन वैल्यू 3, तो यहां से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, और अगर डाइमर ट्राइमर टेट्रामर भी लिखा हो तो भी पता चल जाएगा कि वहां एसोसिएशन हो रहा है। अच्छा इस एन की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, हेलो, 2, 1 नहीं हो सकती है, खुद सोचो, 1 लिख दोगे तो वापस वही है, मोनोमर कुछ नहीं हो सकता एसोसिएशन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी। और इसी में हम एक और चीज बोले, अगर इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 100% और 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर का की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 बाई एन के इक्वल, और
यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 ही आएगा। एन की वैल्यू चाहे दोनों में से किसी में पुट करें, एन की वैल्यू मिनिमम 2 हो सकती है, 3, 4, तो हाफ 1/3 1/4 पॉइंट में आएगी वैल्यू 0.5 0.33 0.25, पर वो तो लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 आएगी वैल्यू, ये हमने किया करेक्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अब हमने तीनों टाइप के सॉल्यूट्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर एग्जैक्ट ला सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन होता है तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एसोसिएशन होता है तो 1 प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू बीटा होता है। और ये वेंट ऑफ फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, फिर तो हम एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसको फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे। अच्छा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ये हमने पढ़ लिया था, वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ वेंट ऑफ फैक्टर इनटू के एफ इनटू मोलैलिटी होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू सी आर टी, बट वो सी किस में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, इन चारों में से आप देखेंगे हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन टर्म डिफरेंट है, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ में मोलैलिटी में कंसंट्रेशन टर्म है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी है, जबकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और ये हमें सबको पता है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स ही है डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के भी फॉर्मूले पढ़ लिए, नॉर्मल के हम पहले ही पढ़ चुके, क्वेश्चन भी कर चुके, फिर उनको लगता है इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए कैसे याद करेंगे। तो अब मैं बोल रहा हूँ पहले वाले फॉर्मूलेज भूल जाए, अब वो याद नहीं करने, उनका यूज हो गया। ये फॉर्मूले से हम पहले वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और अब मैं एक चीज बोला, पुराने वाले क्वेश्चन जो हम नॉर्मल वाले कर चुके हैं उनमें भी यही फॉर्मूला यूज करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कम से कम सोचेंगे तो सही कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या यूज करें। और ये वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लाने के लिए हम क्वेश्चन में चेक करेंगे सॉल्यूट कौन है। और जो हम मैं बोल रहा हूँ पहले वाले हम कर चुके वो इससे आ जाएंगे कैसे। अच्छा, नॉन इलेक्ट्राइड्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर तो 1 पुट करके पहले वाले फॉर्मूले हो गए, तो हम क्यों याद करें पहले वाले। लेकिन अब एक चीज है, मैंने बोला पहले वाले फॉर्मूले भूल जाना, थ्योरी नहीं, थ्योरी नहीं है कुछ अलग इनकी, वही है थ्योरी, तो खाली फॉर्मूला है ये अलग बस। तो यहाँ पर अब इसी पर बेस्ड आप सबको ध्यान हो, एक क्वेश्चन आप सबको ध्यान हो 4 सॉल्यूशंस लिखता था और पूछता था इन चारों में से किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम या बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ। तो वो वाले अगर क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहीं से मैं लिख सकता हूं उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सारी वो आई इंटू कंसंट्रेशन टर्म के प्रोपोर्शनल होती हैं। अच्छा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, पहली चीज तो मुझे बताएं जो मैंने ये लिखा है वो करेक्ट है, लिखा है तो करेक्ट तो होगा इसे, क्यों है, यहाँ देखे ध्यान से, आई इंटू ये जो सी है ये शो कर रहा है
कंसंट्रेशन टर्म को, कंसंट्रेशन नहीं ये मोलैलिटी और मोलैलिटी है, कंसंट्रेशन जो भी इसमें यूज होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई इंटू कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा ज्यादा होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। इसी तरह से के बी एंड के एफ, ये सबने पढ़ा, के बी एंड के एफ तो कांस्टेंट होते हैं, डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्वेश्चन में चेंज होगा नहीं, तो के बी की एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। बट आई और एम का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा उतना इन दोनों की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसी तरह से आर और टी तो कांस्टेंट होते हैं, तो आई इंटू सी कंसंट्रेशन टर्म जितना ज्यादा ये चारों ज्यादा। अब ये तो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर सोल्यूशन। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये चार ही होती, तो वो तो अलग है, तो वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उनका, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। अच्छा, ये सबने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तभी तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है? जो कि डेल्टा टी बी होता है। इसी तरह से, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट? तभी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पड़ता है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। इसीलिए हम बोलते हैं डेल्टा टीबी जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन डेल्टा टीएफ उल्टा होता है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा टीएफ। चाहिए करेक्ट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। अच्छा, आई इंटू सी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना डेल्टा टी भी ज्यादा होगा, और डेल्टा टी भी अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो कांस्टेंट होता है, बट डेल्टा टी भी इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी इंक्रीज ही हो जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल दें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी आई इंटू सी के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पर। अच्छा, ये आई इंटू सी के प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डेल्टा टी एफ आई इंटू सी ज्यादा, आई इंटू सी ज्यादा तो डेल्टा टी एफ ज्यादा, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये तो कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो डिक्रीज, और ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि नेम में ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होएगा क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। अच्छा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अच्छा ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है? अच्छा बता, आई इंटू सी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आई इंटू सी ज्यादा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। बट बता, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? ओनली पीएस, ये बढ़ेगा या कम होगा? माइनस है फिर से, तो डिक्रीज होगा। मीनिंग क्या है यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दोनों आई इंटू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आई इंटू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिख लें। और हमें याद रखने हैं लास्ट वाले ये दोनों, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
और कंपटीशन में क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों का ज्यादा आता है। और बाकी तो हमें वैसे ही याद हो गए। ये दो इनवर्स है, बाकी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सबको क्लियर है ये समझ में है। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कैसे हमने लिखा, ये क्लियर है सबको ये। तो आई इंटू सी में ऑर्डर वाले क्वेश्चन होंगे तो हम कर सकते हैं इस तरह से। अब ये हमने मैं समराइज बोल रहा हूँ एक बार समरी शॉर्ट में। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस हम इनसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को हम फॉर्मूले से ला सकते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम वाली एक्सरसाइज में देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर मिलते हैं। और सब में बहुत इजी सा आई इंटू सी, जिसका मैक्सिमम उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बीपी मैक्सिमम, बट जिनके लिए आई इंटू सी मैक्सिमम उनका बीपी और एफटी मिनिमम होता है। तो बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब ये जो हमने सारा पढ़ा, इन सबको अप्लाई हमने कैसे करना है। तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर द रिएक्शन, for the reaction, both perceiving equation, 2a gives a2, 2a gives a2 if, ठीक है, आगे लिखना है, if its degree of association, अच्छा ये अल्फा है बीटा है, बीटा, degree of association is 80%, is 80%। जब ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है, 0.6 आंसर होगा, बहुत सिंपल सा है। अब वन, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर लाना है, तो एसोसिएशन के केस में बस ध्यान रखना है 1/n-1 इंटू बीटा हम करते हैं। अच्छा यहाँ पर n वैल्यू, अब इसने टाइमर टाइमर डायरेक्ट नहीं बोला, जो हमने डेरिवेशन में पढ़ा इक्वेशन लिखना, उसके अकॉर्डिंग तो बस यहाँ पर देख सकते हैं 2 मोल से 1 मोल पॉलीमर बन रहा है, n वैल्यू विल बी 2, और n वैल्यू 2 है। बीटा की वैल्यू हमें खुद से गिवन है, तो ½ - 1 बीटा 80% मींस 0.8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.6, और अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये एसोसिएशन हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर मस्ट बी लेस देन 1, तो 0.6 लेस देन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जर्व्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्व्ड and calculated, the observed and calculated molecular weight of, molecular weight of barium nitrate, बोल कर सकते हैं, R, barium nitrate BaNO3 whole twice, R, बोल कर सकते हैं 155 and 260 respectively, 155 and 260, find degree of dissociation of salt, find degree of dissociation of salt।
तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीनिंग आपके अल्फा पूछा है, और ये ध्यान रखना अल्फा पूछे या बीटा पूछे, हमारे पास फॉर्मूला तो वैन फैक्टर का ही होता है, और यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो वैन फैक्टर लाना है। तो पहले अगर हमें वैन फैक्टर मिल जाए तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा से अल्फा भी ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन फाइंड करवाए, मीनिंग इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन में वेंटर फैक्टर ही लाना है। लेकिन अब के वेंटर फैक्टर लाने के लिए उसने मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट में ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होता है या कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड होता है। तो 260 अपॉन 155 हम करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू 1.66 आ जाएगी, और वेंट ऑफ फैक्टर आ गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ला सकते हैं। और वेंट ऑफ फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्रेट एन, ये 1 बेरियम आयन में ब्रेक होगा और 2 नाइट्रेट आयन में ब्रेक होगा, तो एन वैल्यू विल बी 3। तो 1 + 2 अल्फा, और इससे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.33, या परसेंटेज में पूछे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 मीनिंग 33%। तो ये सिंपल सा है। क्वेश्चन में बस चेंज हमने करना आना चाहिए, क्वेश्चन में प्रोसीजर वही रहेगा जैसे पहले किया, बस एक स्टेप चेंज होगी बैंक ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन। अब ये जो दोनों क्वेश्चन अभी यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों क्वेश्चन अभी हमने किए, इनमें वेंट ऑफ फैक्टर हमने फाइंड किया मॉलिक्यूलर वेट से या अल्फा से, बट मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो वहां हमने मोस्टली यूज करना है, तो आप उनमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 7.45 बोर्ड पर सिग्नल 7.45 ग्राम KCl, 7.45 ग्राम KCl बोर्ड पर सिग्नल इन ब्रैकेट अल्फा इक्वल्स टू 50%, alpha equals to 50% is is dissolved in 500 gram water, 500 gram water. Find find freezing point of this solution. Find freezing point of this solution. और वाटर का KF यूज होगा इसमें, और वो सबको याद है 1.86 वोल्ट पर सेकंड। इस क्वेश्चन में पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 सबको याद है, कैल्शियम का आता है 40, तो पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5। अच्छा, इसमें अब सबको बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करें, और सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है तो डेल्टा TF का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन डेल्टा TF का फॉर्मूला अब होता है या अब हमें जो याद रखना है KF इंटू मोलैलिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा, लेकिन बताए इस क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी डायरेक्ट गिवन है क्या? क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें लानी पड़ेगी इसको भी, वेंट ऑफ फैक्टर हमें लाना पड़ेगा पहले। KF की वैल्यू हमें पता है वाटर के लिए 1.86। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल की जगह मास ऑफ सॉल्यूट divided by molecular weight of solute into weight of solvent in किलोग्राम। बट आप देखेंगे वाटर का मास भी ग्राम में है, तो किलोग्राम के लिए ग्राम बाई 1000, तो 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब यहां से हमें पता चल गया कि डेल्टा TF मिले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आएगा, उसके लिए पहले वेंट ऑफ फैक्टर भी चाहिए हमें। और यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन? डिसोसिएशन। अल्फा दिया है 50%, तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा,
अच्छा, KCl के लिए n वैल्यू 2, टोटल नंबर ऑफ आयंस, KCl 2 ही आयन देगा। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 1 plus 2 minus 1 into alpha 0.5. So Van't Hoff factor will be equal to 1.5 या 3 by 2 और ग्रेटर देन 1 ही आ रहा बिकॉज डिसोसिएशन हो रहा है। अब लेकिन हमें डेल्टा टीएफ लाना है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लाना है, तो हम यही लिखते हैं। अच्छा, ये डेल्टा टीएफ जो होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का है, इसलिए लिखा नहीं है कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमें पता है सबको 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू बैंट ऑफ फैक्टर 1.5 को 3/2 लिख ले, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई करने में। KF की वैल्यू 1.86, मास ऑफ सोल्यूट 7.45 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट KCl का 74.5 आ जाएगा, पोटेशियम 39 प्लस 35.5 74.5, मास ऑफ वाटर 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 और कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.55 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस में आ जाएगा। और अपना आंसर क्रॉस चेक फिर से कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हमने बोला डिक्रीज होता है, तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए, तो 0 से छोटा ही होता है माइनस में, तो डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सबको क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन किए थे और इन क्वेश्चन में ओनली एक स्टेप इंक्रीज हुई है, बाकी ये वहां भी फाइंड करते थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ओनली वेंट ऑफ फैक्टर लाने की स्टेप हमने इंक्रीज किया और वो बहुत सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूले से ला सकते हैं हम। तब मैं कोई भी चेंज करूं इनमें तो कर लेंगे, सबसे पूछ रहा हूं कर लेंगे क्वेश्चन लेंगे। द सॉल्यूशन, a solution a solution obtained by dissolving obtained by obtained by dissolving dissolving बोर्ड पर लिख लें 10 ग्राम बेरियम नाइट्रेट 10 ग्राम बेरियम नाइट्रेट in 100 ग्राम वाटर in 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर boils at boils at बोर्ड पर से 100.4 डिग्री सेल्सियस 100.4 डिग्री सेल्सियस find find degree of dissociation of degree of dissociation of the salt degree of dissociation of the salt। अब यहाँ पर बॉइल बोला मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट में के भी यूज होगा वाटर का, और ये भी सबको याद रखना लिखने बोर्ड से 0.52 डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी इनवर्स। तो वाटर का KF एंड KB ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार कंपटीशंस में वाटर का KB एंड KF गिवन नहीं होते, तो हमें याद रखना है फिर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हुआ तो वो खुद लिख कर देगा हमें। ठीक है 260 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम नाइट्रेट 260।
करेक्ट। जैसे आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो मीन्स हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। बट अगेन मासेस है इसलिए मोलैलिटी को भी मास की टर्म में लिखा। बट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा इसने अल्फा पूछा है मीनिंग हमें पता चल गया कि इनडायरेक्टली वेंटा फैक्टर लाना है। अच्छा वेंटा फैक्टर लाने के लिए पहले डेल्टा टी बी फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा डेल्टा टी बी, अच्छा ये जो 100.4 डिग्री सेल्सियस है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है? और उसने लिखा है सोल्यूशन बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर मीनिंग हमें गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और सॉल्वेंट तो वाटर है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी हो जाएगा 100.4 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 0.4 इक्वल्स टू वेंटा फैक्टर के बी वैल्यू 0.52। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल सी। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 260। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है इसलिए किलोग्राम में चेंज करना ही था उसको। और कैलकुलेशन करेंगे तो वेंटा फैक्टर की वैल्यू यहां से आ जाएगी एग्जैक्टली 2। बट ये आंसर है क्या अभी? ये तो वेंटा फैक्टर पूछता तो आंसर होता। अब लेकिन हमें लाना है अल्फा। तो वेंटा फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। और बेरियम नाइट्रेट ब्रेक होकर 3 आयंस देता है तो n वैल्यू 3 हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ। तो 1 प्लस 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 या अल्फा इक्वल्स टू हाफ 0.5 या 50%। तो अब तो कोई क्वेश्चन लेंदी भी नहीं है लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है लेकिन मेथड हमने एक ही रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 ग्राम 150 ग्राम of a non-volatile solute 150 ग्राम of a non-volatile solute in bracket उसी के साथ लिख लें मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 75 आफ्टर ब्रैकेट लिख लें कंटिन्यू is dissolved in is dissolved in 2 kilogram benzene 2 kilogram benzene and and solute is solute is dimerized dimerized to 80%. Solute is dimerized to 80%. Find boiling point of this solution. Find boiling point of this solution. और given लिख लें डाटा given बोर्ड पर से लिख लें boiling point of benzene 80 degree Celsius and Kb is 2.5। और हमने बोल दिया वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ इन क्वेश्चन तो उसका बॉइलिंग पॉइंट केबी के एफ फ्रीजिंग पॉइंट सब खुद देगा क्वेश्चन में। तो हमें गिवन है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एंड केबी 2.5 डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी इनवर्स कैलकुलेशन करेक्ट करेक्ट।
और यहाँ पर अब ध्यान से देख लें, वापस से सिंपल सा वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीनिंग डेल्टा टीबी का ही फॉर्मूला लिखेंगे आपके लिए, और डेल्टा टीबी आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी मास है, इसलिए मास के टर्म में मोलैलिटी लिखा। अच्छा, डेल्टा टीबी फाइंड करना हमें करना है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और लेकिन पहले वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन? अब उसने लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा एसोसिएशन, लेकिन उसने मेंशन किया डाइमराइज, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वो लिखेगा डाइमराइज। तो यहाँ पता चल गया एन वैल्यू 2 और बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 80%। तो 1 प्लस 1 अपॉन एन मीन्स हाफ, 1/2 माइनस 1, बीटा की वैल्यू 0.8, तो वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 0.6। लेकिन इसको 3/5 लिख ले तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन की, 3/5 से और जल्दी होगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर 3/5, के बी वैल्यू 2.5, मास ऑफ सॉल्यूट 150 ग्राम। लेकिन एक चीज बताएं, यहाँ पर ये 1000 यूज होगा क्या आपके? नहीं होगा, बिकॉज इसने किलोग्राम में बेंजीन का वेट खुद ने ही दिया है, तो डायरेक्ट वेट ऑफ इन किलोग्राम ही पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 81.5 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो जितने तरह के वो न्यूमेरिकल्स में चेंज कर सकता है मैंने सब बता दिए, तो कर लेंगे इनको। अब इसमें लेकिन एक चीज जो खुशी खुशी में अभी गड़बड़ करी कुछ ने, जो आते हुए ढूंढ ढूंढ के मिस्टेक्स करते हैं, अभी उनको रट गया है, यूज टू हो चुके हैं वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट यूज करने के। तो कुछ का तो आंसर 101.5 और ऑप्शन में भी मिल जाएगा, तो खुशी और होती है। लेकिन और कुछ ने तो ये ऐड भी खतरनाक करते हैं, उन्होंने 100 में ऐड किया वो भी ठीक है, लेकिन वो भी गलत ऐड किया। अभी कुछ का आंसर है 115, एक का होगा किसी का, बताओ मत चाहे। लेकिन यहाँ पर अब इसमें बस ध्यान रखना था कि बेंजीन है सॉल्वेंट, इसलिए हमने उसका यूज करना है, तो ये क्लियर है सबको। तो न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब इसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस एक साथ पूछ रहा हूँ, जो सारे पूछ सकता हूँ एक ही क्वेश्चन में पूछा। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलवीपी लिखने शॉर्ट में, आरएलवीपी, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पे से। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब हम क्या फाइंड करें, आई इंटू सी हमें सबको पता है, लेकिन अब इसमें ध्यान से देखेंगे, अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका अल्फा गिवन नहीं है, तो इनका वैंट ऑफ फैक्टर फाइंड करें तो ही आई इंटू सी ला सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू एन,
और सोडियम क्लोराइड के टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 हो जाएंगे। K2SO4 का वेंटा फैक्टर 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3 हो जाएगा। AlCl3 का 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड आयन। अच्छा, ग्लूकोज का वेंटा फैक्टर बोलो क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्राइड है, डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो वेंटा फैक्टर हमें मिल गया। लेकिन हमें तो चेक करना है कि इन 7 क्वेश्चंस में से किसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम, तो हमें एक ही चीज आती है, I इंटू सी करना। और I इंटू सी करेंगे तो मोलैरिटी की टर्म में, यहाँ कंसेंट्रेशन टर्म, तो 2 इंटू लिख भी लें साथ में 0.1, तो 0.2 हो जाएगा I इंटू सी की वैल्यू। 3 इंटू 0.2 में 0.6 हो जाएगी। 4 इंटू 0.3 1.2, 1 इंटू 0.3 में 0.3 हो जाएगी। अब ये तो हमें जो हर क्वेश्चन में करना है वो हमने कर लिया, आई इंटू सी की वैल्यू डाली, ले आए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताएं, इन सब में से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है? 4 ही होती है, तो वो तो हमें वैसे बता, लेकिन कौन सी है? पहले वाली चारों है। अच्छा, लास्ट वाली तीनों जो हैं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या? नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डीपी ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू आई इनटू सी, तो डायरेक्ट ला सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, वो सब हमें पता है आई इंटू सी के मैक्सिमम प्रोपोर्शनल। लेकिन अब एक चीज में बोल रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी ध्यान से पढ़ना, जब ऑर्डर पूछा हो तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग, क्योंकि वो भी ऑप्शन में चेक करके हमने टिक करना है। क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मीनिंग जिसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका है? डी देन, डी देन, डी देन ए। लेकिन हमने बोला क्वेश्चन ज्यादा आता है बाकी दो का, वेपर प्रेशर ऑफ, लिख भी लेना में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये दोनों तो आई इंटू सी के इनवर्स होते हैं, बट बताना इनका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, इसलिए मैक्सिमम जिसके लिए आई इंटू सी मिनिमम। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में इनके लिए एक पॉइंट लिखा होता है कि जिसके लिए आई की वैल्यू, जिस सॉल्यूट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होती हैं ना। वो ऑलवेज करेक्ट है क्या? इसके लिए आई ज्यादा जरूरी है कि उसी की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो सकता है अगर कंसंट्रेशन सबकी सेम हो, लेकिन तब भी हम आई टू सी को ही यूज करें। एक ही चीज ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कम है 1, NaCl का ज्यादा है 2, बट आई इंटू सी ज्यादा ग्लूकोज का है। इसलिए ध्यान रखेंगे जिसके लिए आई इंटू सी ज्यादा, उनके लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, या बीपी और एफपी मिनिमम। तो ये क्लियर है सबको? अब मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी तरह का। Which of the following solution, which of the following solutions has has maximum boiling point, has maximum boiling point? ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से। और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आईआईटी में आया था, और इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन एम्स में आया था।
क्या आंसर होगा? अब देख लेने से अभी जिन्होंने गड़बड़ करी सबने बोला आदित्य ने सी आंसर, लेकिन आंसर बी। क्यों? एक तो मैंने इसको पहला क्वेश्चन लिखाने के पहले बोलता ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अब ये भी रॉन्ग रीजन जो बोला मॉलिक्यूलर वेट रीजन नहीं है। ध्यान से देखना, अभी जो हमने पढ़ा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सोचे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उसका मैक्सिमम होता है जिसके लिए I इंटू सी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म जो हम बॉइलिंग पॉइंट में यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? मोलैलिटी यूज करते हैं। आई इंटू सी होता है लेकिन मोलैलिटी यूज करते हैं। अब यहाँ पहले एक चीज सुन लेना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ तो आपने मोलैलिटी को ही यूज कर लिया बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में, यहाँ क्यों मोलैलिटी नहीं बोला? रीजन उसका हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स में कि डेंसिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, कैन बी अज्यूम मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑलमोस्ट इक्वल, इसलिए हमने वो मोलैलिटी इक्वल अज्यूम करके सॉल्व कर लिया। बट वहां नहीं कर सकता क्योंकि वो मोलैरिटी नहीं है, परसेंट बाय मास है। और ये जो परसेंट बाय मास होता है इसका मीनिंग चारों की परसेंटेज सेम है। जो अभी कुछ ने सोच लिया कि ये तो कंसंट्रेशन है तो फिर सबकी सेम, तो आई जिसका ज्यादा उसके लिए बी भी ज्यादा, लेकिन ये कंसंट्रेशन मोलैलिटी में होनी चाहिए जो है ही नहीं। ये तो 1% बाय मास है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या था? 1 ग्राम solute is dissolved in 100 ग्राम solution, 100 ग्राम solution, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें होगा 99 ग्राम, 100 - 1, तो तीनों में मासेस सेम है, तीनों के मासेस सेम है, बट I इंटू एम तीनों का सेम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज I इंटू मोलैलिटी को मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वो ग्राम में है इसलिए डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे। अब यहाँ पर I इंटू एम हमने करना है, तो अब मुझे एक चीज बताए, यहाँ पर चारों के लिए मास ऑफ सॉल्यूट सेम, वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम, 1000 भी सेम, बट चारों का आई सेम है क्या? वेंट ऑफ फैक्टर चारों का डिफरेंट है। चारों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है क्या? तो मैं अकेला मॉलिक्यूलर वेट भी रीजन नहीं बोल सकता, ना ही अकेला वेंट ऑफ फैक्टर रीजन बोल सकता हूं। यहां मैं रीजन बोलूंगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो मैक्सिमम होगा, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम होगा। वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होना चाहिए लेकिन साथ में मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होगा। अब चारों के वेंट ऑफ फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, और ग्लूकोज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 180, NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इसका 58.5, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 सबको याद है, 58.5 मॉलिक्यूलर वेट इसका। कैल्शियम फॉस्फेट वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है 5, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सबसे ज्यादा है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 सबको पता है, फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस से 310 आएगा। यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर 1, मॉलिक्यूलर वेट 60। अब यहां पर अभी जिन्होंने बोला थर्ड, 5/301/62 आएगा, जबकि NaCl में 2/60 अज्यूम भी कर लो उसको तो भी 1/30, और 1/30, 1/80, 1/60, 1/62 तीनों से ज्यादा है, इसलिए बीपी उसका ज्यादा होगा जिसके लिए आई अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। तो रीजन एग्जैक्ट ये है, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा होता है इसमें इस क्वेश्चन के रीजन में कि मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है NaCl का इसलिए उसका बीपी ज्यादा।
लेकिन वो नहीं है, वेंट फैक्टर भी साथ में यूज अपना रोल प्ले कर रहा है। और ये मैंने बोला क्वेश्चन, अच्छा और अब ये क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन कंसेप्ट वाइज अच्छा था, इसीलिए ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, क्योंकि यहाँ इजी था। अब एम्स वाला क्वेश्चन, उसमें ये चारों परसेंटेज डिफरेंट, अभी तो मोलैलिटी लानी नहीं पड़ी, लेकिन चारों परसेंटेज डिफरेंट थी उसमें, वो एम्स का क्वेश्चन, वो लेंदी था, क्योंकि चारों की मोलैलिटी लानी पड़ती। फिर आई इंटू एम चेक करते हैं। तो ये क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन लिख लें। When mercuric iodide when mercuric iodide is added in is added in Ki aqueous solution, Ki aqueous solution, Ki aqueous solution, then freezing point of solution, then freezing point of solution. Options लिख लें। First, increases. Second, decreases. First increases, second decreases, third unchanged, and fourth cannot be predicted. अब यहाँ पर देखना, इसमें कंसेप्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक का, डी ब्लॉक का। वहां पर देखिए पढ़े क्या लिखा है, मर्क्यूरिक आयोडाइड को ऐड किया के के सोल्यूशन में। मीनिंग बच्चों हमें बताएं, यहाँ पर इनिशियली हमारे पास के का सोल्यूशन था, उसमें हमने ऐड किया मर्क्यूरिक आयोडाइड को। तो डी ब्लॉक में सबने पढ़ा है कि मर्क्यूरिक आयोडाइड के सोल्यूशन में रिएक्शन करके नेस्लर्स रिएजेंट बना लेता है K2HgI4। ये आता है तो हम फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन का है, इसलिए हमें आना चाहिए नेस्लर्स रिएजेंट। अब लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन हुई तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो 2 मोल Ki होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन का मीनिंग, कि हमें बोला है कि मर्क्यूरिक आयोडाइड को ऐड किया Ki सॉल्यूशन में। मीनिंग हमारे पास इनिशियली, ये ध्यान से देख लीजिए बात, इनिशियली Ki का सॉल्यूशन था ओनली, उसके रेस्पेक्ट में प्रिडिक्ट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो Ki में पहले कितना था वो चेक करें हम। अच्छा इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ये सॉल्ट है ना, 100% डिसोसिएशन, तो 1 मोल के लिए देखेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर 2, बट है कितने मोल, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना हो गया वेंट ऑफ फैक्टर 4। अब इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्यों चेक नहीं कर रहा हूं, ये रीजन, बिकॉज ये तो रिएक्शन करके 1 मोल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो रहा ही नहीं सॉल्यूशन में, तो इसका चेक नहीं करना है। इसका 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। अच्छा इसका वेंट ऑफ फैक्टर चले, 2 पोटेशियम आयन 1 कॉम्प्लेक्स आयन, तो वेंट ऑफ फैक्टर 3। अच्छा नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, डिक्रीज, क्योंकि आई इक्वल टू एन ही होता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर डिक्रीज हुआ। अच्छा कंसंट्रेशन के लिए कुछ नहीं बोलता, सेम मानेंगे हम, तो आई डिक्रीज, तो मुझे बताएं डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आई डिक्रीज तो डेल्टा टी एफ डिक्रीज। लेकिन पूछा किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये तो डेल्टा टी एफ के इनवर्स है, क्योंकि आई इंटू सी के इनवर्स है, तो ये डिक्रीज या इंक्रीज, तो आंसर फर्स्ट, ना कि डिक्रीजेस, इंक्रीजेस आंसर होगा। अच्छा मैं बोला ना हमने क्या लिखा उसमें पढ़े, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड इन Ki सॉल्यूशन,
मीन्स इनिशियली जो था उसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे सॉल्यूशन में क्या चेंज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ये तो रहा ही नहीं क्योंकि तो रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया नेसलेस रिएजेंट में, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा लास्ट में। ये तो बचा ही नहीं, तो इसको चेक ही नहीं करना, और कर लोगे तब भी डिक्रीज ही होएगा, लेकिन वो गलत है। तो ये चीज क्लियर सबको ये। तो अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए इस पर बेस्ड अब बोल रहा हूँ मॉड्यूल में अब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा है हेनरीज लॉ, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ ये जो मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन है चैप्टर के वो सब कर लेंगे, और कर भी लिए होंगे सबने, तो कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो कर लोगे उसके डाउट भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।